Good evening, everyone. Welcome back. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है सब तक? All of you can hear me. Am I audible to all of you? Audible, visible. Can please anybody let me know? All fine. Audible and visible. We'll be waiting for your comments. Hello, 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 everyone. Yes, yes. Okay. Thank you, everyone. तो चलिए. सो आई होप कि आज का सेशन जो सुबह मैराथन लिया था वो सभी को पसंद आया होगा. सो मैराथन का जो आंसर कीज है वो यहाँ पे है. सो आंसर कीज फॉर मैराथन सेशन ऑन कमिटीज टैक्स क्रोनोलॉजी आज का मैंने अपडेटेड पीडीएफ दिया है. सो दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ दिस प्लीज पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा. सारा का सारा अपडेटेड है इसके अंदर. सो अराउंड 56 के करीब कमिटीज हैं जिनके बारे में मैंने दिया है, उनके ईयर्स, उनके बारे में और उनकी कमिटीज के कौन चेयरमैन थे और उस कमेटी के किस चीज के ऊपर था वो. राइट. सो ये है उनके सारे के सारे आंसर कीज. There were around 95 questions along from Maharashtra, Karnataka, Kerala, सब जगह से मैंने लिए थे क्वेश्चंस. तो अराउंड 95 क्वेश्चंस थे along with the chronology कि पहले कौन सा आया, इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर, सर्विस टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट वगैरह वगैरह. नेक्स्ट ये है आज के सेशन का आंसर कीज. सो पब्लिक इकोनॉमिक्स का सेशन आज हुआ था. राइट. जैसे कि आप सभी जानते हैं तो पब्लिक इकोनॉमिक्स के आंसर कीज यहां पे है. सो अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक द सेशन. Yes, Akifa, I have already replied to you on the Telegram and I have invited you कि please be there so that we can attend that. We can talk about the Days G and Save G. Though we have talked about numerous time. आज भी सेशन में हमने बात किया था. We'll discuss again about that. Right. I hope this point is clear to all of you. Public economics का you can take a screenshot of this and आप अपने answers match कर सकते हैं जो जिसमें yes, you can definitely go for this. Okay, those people who are still not aware, ये है लिंक, डायरेक्ट लिंक फॉर द ऐप सीरीज. कल जो सेशन होगा दैट विल बी बेसिकली अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो टुमारो वी विल बी गोइंग फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैराथन 5. राइट. यूनिट 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो कल एक बहुत घमासान युद्ध होने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का. ठीक है. सो इसके बाद देन वी विल बी मूविंग फॉर द मैराथन मैथ स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स. और जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इंडियन इकोनॉमिक्स भी मैंने इसी में कवर कर लिया है. तो ये जो लिंक दिया है चैट बॉक्स में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. राइट. आप चैट में भी देख सकते हैं जो पिन किया हुआ है ऊपर, जो जहां पे आप चैट कर रहे हैं ठीक उसके ऊपर बायजूस एग्जाम प्रेप यूजीसी नेट, थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करेंगे यू विल गेट दैट लिंक ऑल्सो. यस, फाइन. सो जस्ट लुक एट द नंबर्स. 4000 प्लस. राइट. इस लिंक को जरूर कॉपी कीजिए और ऐड कर लीजिए अपने वीडियो लाइब्रेरी में. ये यस, मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया ना रत्ना. अभी याद दिला के फायदा क्या, मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया एंड आई फॉरगॉट. आई एक्चुअली फॉरगॉट. थैंक यू बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग. कल के सेशन में मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा दे सकता हूं. मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डेटा है वो मैं कल मॉर्निंग में 11 o'clock के सेशन में दे सकता हूं या फिर यूट्यूब सेशन में. राइट. आई विल पुट अ रिमाइंडर ऑफ दिस एंड विल डू दैट, डोंट वरी. राइट. इसी में इंडियन इकोनॉमिक्स का भी पार्ट आएगा. सो इस सेशन में आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस. राइट. ये वाले सेशन में कल सुबह 11 बजे मिलूंगा मैं आपसे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि सुबह 11 बजे होगा. यहां पे मैं आपके साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो रीसेंट डेटा है जो कि 8/6 को हुआ था उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता दूंगा. और कल मिलेंगे हम लोग 9 बजे दोबारा यूट्यूब चैनल पे जून 2013 का पेपर 3 का पार्ट 2 लेके. आज पार्ट 2 1 कर रहे हैं. सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा. हु इज वाइडली नोन एज द फाउंडर ऑफ द ऑस्ट्रियन स्कूल. यस नीतू जी, अगर आप मेरे क्वेश्चंस को देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही है. राइट. और मैराथन सेशन भी जो है वो मैं हिंदी इंग्लिश में भी करवाता हूं. राइट. अगर आपको नहीं पता तो प्लीज इसको बी अवेयर ऑफ इट एंड ज्वाइन मी ऑन द सेशंस ड्यूरिंग द सेशन. राइट. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. हु इज वाइडली नोन एज द फाउंडर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन स्कूल. तो ये है कार्ल मेंजर
एक्चुअली कार्ल मेंजर जहां से है उस जगह का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। इसको बाद में वी ऑल्सो एड्रेस इट एज ऑस्ट्रियन स्कूल, राइट। ही इज द फाउंडर ऑफ द ऑस्ट्रियन स्कूल। 1871 कार्ल मेंजर के साथ विलियम्स जीवॉन्स प्लस लियोन वॉलरस, ये सब ने मिलके, ये तीन लोगों ने मिलके दे हैव स्टार्टेड विद द मार्जिनलिस्ट रेवोल्यूशन, राइट। सो ये तीन है, द आंसर इज कार्ल मेंजर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। फॉर सब्स्टिट्यूट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? सो देखिए, प्राइस ऑफ टी जब बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी घट जाएगा एंड द डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज। सो इसका मतलब है दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, सो इट इज पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इट इज नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट गुड्स इट इज नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन वेज। रिजर्वेशन वेज का मतलब क्या होता है? दिस इज द मिनिमम प्राइस। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत टिपिकल है। ये रिजर्वेशन वेजेस का मतलब है दिस इज द मिनिमम प्राइस दैट द सेलर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, लेने को तैयार है, वो ग्रहण करने को तैयार है। इसका उल्टा मतलब क्या होगा? इट इज द मैक्सिमम प्राइस द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, देने को तैयार है। सो रिजर्वेशन वेज या रिजर्वेशन प्राइस, अगर मैं वेज हटा दूं तो ये प्राइस हो गया। सो रिजर्वेशन प्राइस का मतलब वो कम से कम प्राइस क्या होगा जिसपे सेलर जो है सामान बेच देगा, और वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस क्या होगा जो कि कंज्यूमर उस पे प्राइस ले सकता है, पे कर सकता है। अब यहां पे है रिजर्वेशन वेज, तो इसका मतलब है मिनिमम वेज एट विच द इंडिविजुअल इज विलिंग टू वर्क। कम से कम वो क्या सैलरी होगा कि वो इतने से काम करने को तैयार है। इसीलिए इसको कई बार हम लोग ट्रांसफर अर्निंग भी कहते हैं, राइट। ट्रांसफर अर्निंग, अगर इससे कम मिलेगा सो जो लेबर है वो नौकरी छोड़ देगा। सो इट इज अ ट्रांसफर अर्निंग। मिनिमम कितना पे मिलना चाहिए ताकि वो अपने प्रेजेंट जॉब में रहे, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। मेरे यहां पे थोड़ा सा आज वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो दैट इज व्हाई यू माइट बी गेटिंग सम लाइट्स ऑन या ऑफ का प्रॉब्लम दिख रहा होगा। एनीवे, आई होप कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। एन इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ, इकोनॉमिक रीजन की अगर हम बात करें तो दिस इज लाइक दिस, अपर रिज लाइन एंड लोअर रिज लाइन। सो इसके बीच में ग्राफ की शक्ल, आइसोक्वांट की शक्ल कुछ ऐसी होती है, राइट। ये है लोअर रिज लाइन, ये है अपर रिज लाइन, यहां पे है एल, यहां पे है के। नाउ ये वाला जो पोर्शन है पर्टिकुलरली इस बीच में सारा पोर्शन जो है, दिस इज अ केस वेयर द एमपीएल एंड एमपीके इज पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां पे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। एमपीएल नेगेटिव, एमपीके नेगेटिव, यहां पे भी एमपीएल नेगेटिव, एमपीके नेगेटिव, राइट। अच्छा, इस जगह पे जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट्स, these points, this point and this point. इन पॉइंट्स पे MPK is equal to 0 and on these points the MPL is equal to 0, right। तो यहां पे इसके बाद these portion of isoquant, यहां पे ये पॉजिटिव आइसोक्वांट हो जाते हैं, ये भी पॉजिटिव आइसोक्वांट है। सो इकोनॉमिक रीजन जो है वो ये वाला है, तो दिस इज द इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन को हम लोग बाउंडेड बाय द रिज लाइन एंड अपर रिज लाइन से दिखाते हैं। तो इकोनॉमिक रीजन जो है वो ये वाला पोर्शन है जहां पे द आइसोक्वांट्स आर नेगेटिव पोर्शन वाला है। मिडिल ऑफ आइसोक्वांट नहीं कह सकते, बिकॉज मिडिल अगर होगा तो वो आइसोक्लाइन हो जाएगा, यहां से इट विल बी आइसोक्लाइन या रिज लाइन हो सकता है। रिज लाइन भी एक वन ऑफ द पाथ, या यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द एक्सपेंशन पाथ, राइट। सो नेगेटिवली स्लोप पोर्शन बेसिकली ये वाला होगा। इसके ऊपर जो है वो कॉन्केव हो जाता है, तो दिस पोर्शन
इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेक्स शेप आईसी कर्व। ऊपर वाला जो है वो स्टेज 1 या 3 हो सकता है, नीचे वाला स्टेज 1 या स्टेज 3 हो सकता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, बीच वाला पोर्शन जो है वो है स्टेज 2 का। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट? सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो दिस इज गिवन एज यस डेल्टा के बाय एल अपॉन के बाय एल अपॉन डेल डब्ल्यू बाय आर अपॉन डब्ल्यू बाय आर। सो इसका मतलब है द चेंजेस इन द इनपुट रेशियो ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर प्राइस रेशियो। तो जब के बाय एल में चेंज डब्ल्यू बाय आर में चेंज होगा, जब डब्ल्यू बाय आर चेंज होगा, डब्ल्यू का मतलब वेजेस देहाड़ी श्रम और आर का मतलब ब्याज, जब डब्ल्यू बाय आर यानी कि फैक्टर कारक के प्राइसेस में, कारक की कीमत में जब चेंजेस आएंगे तो कैपिटल एंड लेबर किस तरह से चेंज होगा। तो दिस इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इनपुट रेशियो टू द चेंज इन द इनपुट प्राइस रेशियो। दिस इज द आंसर। ये दूसरा फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का। एक और फॉर्मूला है जहां पे नीचे एमआरटीएस आता है, तो दोनों ही चल सकते हैं बिकॉज एमआरटीएस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर, इसलिए इसको यहां पे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the game theory model strategies include the potential choices to change the price. Okay, potential choices to change the price हो सकता है, to develop the new or differentiated product, ये भी हो सकता है गेम थ्योरी में कि कौन सा जो है वो नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में, पर्टिकुलरली इन बॉलीवुड, पर्टिकुलरली इन द गुड्स मार्केट, जब एक सामान आता है तो उसी की जैसे बहुत सारे सामान आने शुरू हो जाते हैं, या कोई एक पिक्चर अगर हिट हो जाती है तो उसी थीम पे बहुत सारी पिक्चर्स आने शुरू हो जाती हैं। अगेन अ गेम थ्योरी पार्ट। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू और डिफरेंट एडवर्टीजमेंट कैंपेन, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कई बार देखा होगा कि किसी एक प्रमुख कोल्ड ड्रिंक के जो ब्रांड है, किसी एम्बेसडर को हायर किया तो दूसरे ने भी उसी मान लीजिए किसी क्रिकेटर को हायर किया तो दूसरे ने भी किसी और क्रिकेटर को हायर किया, या किसी ने अगर एक बॉलीवुड स्टार को हायर किया तो दूसरे ने किसी और बॉलीवुड स्टार को हायर किया, दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। टू बिल्ड अप द एक्सेस कैपेसिटी, बिल्कुल हो सकता है कि हाँ भाई मैं बाद में अपने आप को ग्रो करूंगा, तो गेम थ्योरी में ये सारी चीजें हो सकती हैं। सो आई विल गो विद द ऑल आर करेक्ट। राइट, यस। नेक्स्ट पॉइंट में चल देंगे, पैरेटो ऑप्टिमलिटी। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर पढ़ के दीजिएगा, जो स्टूडेंट मुझे रिकॉर्डिंग में फॉलो करेंगे प्लीज इसको जरा पॉज करके आंसर सोचिएगा। पैरेटो ऑप्टिमलिटी इंप्लाइज अ रिसोर्स एलोकेशन फॉर विच द पैरेटो इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल। अगर पैरेटो इंप्रूवमेंट पॉसिबल है तो वो पैरेटो ऑप्टिमलिटी कैसे हो सकता है? राइट, अगर पैरेटो, अगर प्रेजेंट पॉइंट, ये प्रेजेंट पॉइंट है जहां पे हम हैं, अगर इससे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अगर हम इससे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल, देन दिस इज पैरेटो इंफीरियर। राइट, ये पैरेटो इंफीरियर हो गया, यानी कि पैरेटो सब ऑप्टिमल हो गया। अगर इंप्रूवमेंट पॉसिबल है तो प्रेजेंट पॉइंट इज पैरेटो इंफीरियर। अगर इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो प्रेजेंट पॉइंट इज पैरेटो ऑप्टिमल एंड पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट और पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट। सो रिसोर्स एलोकेशन इन विच सोशल इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल, तो अगर पॉसिबल है तो कैसे वो पैरेटो ऑप्टिमल हो सकता है? अ रिसोर्स एलोकेशन फॉर विच एटलीस्ट वन इज बेटर ऑफ एंड नो वन इज वर्स ऑफ। अगर ऐसा केस आता है कि एक अच्छा हो गया दूसरा वाला खराब नहीं है, या नोबडी इज वर्स ऑफ, अगेन दिस इज नॉट अ पैरेटो ऑप्टिमलिटी। ये पैरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं है, ये सिर्फ आंखों का धोखा है कि हाँ हमें पता है कि वन इज बेटर ऑफ एंड अनदर वन इज नॉट वर्स ऑफ, इसलिए वो पैरेटो ऑप्टिमलिटी है नहीं। अगर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट में जाते हैं सो दैट कि एक की यूटिलिटी बढ़े लेकिन दूसरे की नहीं घटे, दूसरे की नहीं घटे, तो वो पैरेटो ऑप्टिमलिटी है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, अ रिसोर्स एलोकेशन फॉर विच एटलीस्ट वन इज बेटर ऑफ एंड नो बडी इज वर्स ऑफ। तो वहां पे देर इज, यू आर ऑलरेडी एट द सिचुएशन जहां पे एक बेटर ऑफ में है, एटलीस्ट एक बेटर ऑफ में है और कोई भी वर्स ऑफ में नहीं है। तो अगेन दिस इज अ पॉइंट वेयर पैरेटो ऑप्टिमलिटी या इंप्रूवमेंट कैन बी पॉसिबल। अ रिसोर्स एलोकेशन फॉर विच देयर आर नो पैरेटो इंप्रूवमेंट्स, यही है पॉइंट 7th का ऑप्शन नंबर डी। राइट, इसको थोड़ा सा दिमाग में लगा लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप सोचेंगे सर ये कैसे नहीं हुआ, वन इज बेटर ऑफ एंड नोबडी इज वर्स ऑफ। वर्स ऑफ केस वो है जहां पे एटलीस्ट एक का फायदा हो रहा है, दूसरा जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है, यानी कि एक ऐसा रिसोर्स एलोकेशन, उसके आगे अगर इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो हम मान सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये वाला जो है किसी एक केसेस में है जहां पे दूसरे की संभावना नहीं है, या सभी की खराब हो रही है, या एक की खराब हो रही है एक की अच्छी हो रही है।
सो दिस इज द पॉइंट जहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है, उससे सर्वोत्तम कोई और नहीं हो सकता. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. द आंसर इज डी. नेक्स्ट, अ मॉडल ऑफ ओलिगोपोली in which one business sets output before the other business do. देखो इस क्वेश्चन में मुझे हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है. इस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर देखी जाए तो यहां पे मुझे लगता है सबसे बेस्ट फिट होगा कुड नॉट, राइट. लेकिन कई बार इसका आंसर स्टेगलबर्ग भी दिया गया है. नाउ आई स्टिल वंडर कि स्टेगलबर्ग कैसे हो सकता है. कुड नॉट के केस में एक एंट्री पहले करता है, दूसरी एंट्री बाद में करता है, और जो पहली एंट्री करता है वो जो भी अवेलेबल मार्केट डिमांड है उसका आधा बनाता है. स्टेगलबर्ग में जो लीडर है वो फॉलोअर का आरएफ निकालता है, रिएक्शन फंक्शन निकालता है, और उसके बाद उसको अपने प्रॉफिट फंक्शन में डालता है. इसका मतलब है कि स्टेगलबर्ग के केस में लीडर जो है वो आउटपुट वो वो फॉलोअर का एज्यूम करके अपने प्रॉफिट फंक्शन में डालता है, उसके बाद वो आउटपुट निकालता है. तो ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है. यूज योर बेस्ट लॉजिक. आंसर इसका जो दे रखा है या तो स्टेगलबर्ग होगा या तो कुड नॉट होगा. बर्टन बिल्कुल नहीं हो सकता, चैम्बरलिन बिल्कुल नहीं हो सकता. बट मेरे हिसाब से अगर इफ आई गो बाय द लॉजिक इट शुड बी कुड नॉट. स्टेगलबर्ग भी हो सकता है बिकॉज इसका आंसर कई जगह पे स्टेगलबर्ग भी दे रखा है, राइट. सो आई विल गिव यू द बोथ द एस्पेक्ट. इससे ज्यादा मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई कैन थिंक इट कैन बी कुड नॉट, इट कैन बी स्टेगलबर्ग, बट नाउ इट इज योर चॉइस, राइट. sunk cost are not relevant for to economic decision. Definitely yes. sunk cost का मतलब है, मान लीजिए एक बार में हमने एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला दिया, अब चाहे आगे वो प्रोडक्ट बिके नहीं बिके, हमने एक बार में पैसा लगा दिया और वो दैट इज गॉन, दैट इज स्पेंट. उसके बाद हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, राइट. तो जो संक कॉस्ट है इट्स लाइक अ फिक्स्ड कॉस्ट, काइंड ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट यू कैन थिंक ऑफ, जो 10 साल के लिए 15 साल के लिए चलेगा और वो आपने दे दिया है. चाहे उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, चाहे प्रोडक्शन कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, वो तो चला गया, दैट इज गॉन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच रिसोर्सेज इज जीरो. यस, बिकॉज वो ऑलरेडी जा चुका है, तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जहां पे हम उस पैसे को रिकवर करके डालें. सो आई थिंक आई विल बी गोइंग विद ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. नेक्स्ट चलते हैं. Employment and output determined solely by the factors operating on the supply side of labor market according to the classical economics. Classical economics में supply side important को ज्यादा हम बोलते हैं because Say's law होता है whatever is being supplied will be absorbed in the market. Classical term जो है ये coin किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा. सेम क्वेश्चन जब महाराष्ट्र सेट में आया तो वहां पे क्लासिकल टर्म वाज गिवन बाय केन्स दे रखा था, हालांकि वो गलत था. इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चंस चैलेंज करने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, बिकॉज एक दो क्वेश्चन तो रह ही जाते हैं, बिकॉज या तो स्टूडेंट उनको चैलेंज नहीं करते और ना वो कभी ठीक होते हैं. तो इसलिए एक स्टेगलबर्ग और कुड नॉट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया. यहां पे भी महाराष्ट्र सेट में अगर आप देखेंगे तो क्लासिकल टर्म जो दिया गया है वहां पे आज भी आंसर शीट में लिखा हुआ है इट इज केन्स, बट एक्चुअली इट इज कार्ल मार्क्स. क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज एग्रीगेट सप्लाई टोटल प्रोडक्ट वाला जो नॉर्मल हम लोग कर्व लेते हैं, दैट वाज यूज्ड बाय केन्स. एंड लीनियर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन वाज यूज्ड बाय केन्सियन इकोनॉमिक्स. अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि लीनियर एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन जो यहां पे है दैट इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी वाई. ये मिक्सचर है केन्स का भी और केन्शियन का भी. केन्स के ओरिजिनल वर्जन में अगर हम जाएं तो वहां पे उसने बोला था कि जैसे इनिशियल स्टेज में एमपीसी बढ़ेगा जब इनकम बढ़ेगा, और एमपीसी घटेगा जब इनकम बढ़ेगा लेटर स्टेज में. यानी कि उसका कर्व जो था कंजम्पशन कर्व वो कुछ इस तरीके से था, राइट, इस तरीके से था. और केन्शियन इकोनॉमिक्स ने इसको ऐसे बनाया. तो स्ट्रेट लाइन जो है वो केन्शियंस ने दिया था, केन्शियंस जिसने केन्स को फॉलो किया, और ये वाला जो है ये केन्स ने दिया था. हकीकत में जो इंसान केन्स, लॉर्ड केन्स, उन्होंने दिया था, राइट. तो ये भी आप याद रखिएगा. सिंपल लीनियर कंजम्पशन फंक्शन केन्स बोलते ही उसको यूज मत कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये केन्स ने, केन्शियन इकोनॉमिक्स ने दिया था आफ्टर कंडक्टिंग द एम्पिरिकल रिसर्च, राइट. सो आई थिंक आई विल बी नाउ मैचिंग इट. सो ये हो गया सेकंड, राइट. उसके बाद हो गया फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, उसके बाद हो गया क्लासिकल इकोनॉमिक्स, केन्स, एंड फोर्थ. सो इट शुड बी डी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पूरे के पूरे तरीके से करेंगे. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेंट विद द क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन का मतलब जब एक ही टाइम पीरियड में, यानी कि शॉर्ट रन, और टाइम सीरीज डेटा मतलब लॉन्ग रन.
सो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने जो दिया वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दोनों में काम आता है. जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन ऐड वन स्लाइड टू माय पीपीटी. जस्ट गिव मी अ सेकंड. आई विल ऐड वन स्लाइड, तो इससे बढ़िया रहेगा, आपके लिए समझ में आ जाएगा ये. यस, ओके, फाइन. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग रन के केस में क्या होता है. सो लॉन्ग रन के केस में फ्रीडमैन का फ्रीडमैन का जो वर्जन था, जो कि उन्होंने यूएस के ऊपर एम्पेरिकल रिसर्च किया था, उनको मिला था एमपीसी इज इक्वल टू 0.9. और ये 0.9 बहुत हद तक कुजनेट के हिसाब से सही था. कुजनेट को जो भी लॉन्ग रन मिला था वो था 0.89. ये क्या बता रहा हूं, एमपीसी. सो एज पर फ्रीडमैन एमपीसी की वैल्यू थी 0.9 और एज पर कुजनेट एमपीसी की वैल्यू थी 0.89 और कुजनेट के हिसाब से एपीसी की वैल्यू थी 0.84 लॉन्ग रन में. सो स्लाइटली आई कैन से बोथ ऑफ देम आर सेम. सो लॉन्ग रन का मतलब है जब एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी हो जाए, राइट. और शॉर्ट रन में अगर हम यहां पे ध्यान से देखें इसको, सो एज पर फ्रीडमैन, एक चीज मैं और लिख देता हूं यहां पे, सीपी इज इक्वल टू स्मॉल सी वाई पी, यानी कि दिस इज अ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि परमानेंट कंजम्पशन इज स्मॉल सी, दैट इज अ एमपीसी, राइट, एमपीसी, एंड दिस इज परमानेंट इनकम. सो यहां पे देखिए आप एपीसी निकालिए, इसका मतलब है सी अपॉन वाई, दैट इज स्मॉल सी, एंड एमपीसी, इसके लिए डेल सी अपॉन डेल वाई कर दीजिए तो भी सी आया. तो एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी. नाउ शॉर्ट रन में जो इसका फंक्शन था दैट वाज सी टी इज इक्वल टू 0.7 टू वाई एल प्लस 0.6 डब्ल्यू टी. ये था फ्रीडमैन का शॉर्ट रन का कंजम्पशन फंक्शन. अब यहां पे कोई ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है. देखिए, इट इज द वाई एल, दैट इज द लेबर इनकम, राइट, लेबर इनकम. और ये क्या है, उस टाइम पीरियड में उसके पास कंजम्पशन, कंज्यूमर के पास कितनी वेल्थ है. इसका मतलब है दिस इज योर एमपीसी, दिस इज योर एमपीसी. तो एमपीसी इज योर 0.72 इन शॉर्ट रन. यानी कि अगर उसकी इनकम बढ़ती है 100 रुपए से, सो उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी ओनली बाय 72 पैसे, ओनली बाय 72 पैसे. और अगर उसकी वेल्थ बढ़ती है 100 रुपए से, तो उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी 60 रुपीज से, सॉरी 6 रुपए से, राइट. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा यहां पे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि कैसे शॉर्ट रन में हमने क्या बोला, एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी. ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बीच में ये फर्क है. ये क्यों है, बिकॉज फ्रीडमैन ने बोला कि शॉर्ट रन में ऐसा हो सकता है जो कि हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, राइट, हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, वो उनके पास ज्यादा इनकम है, राइट. अब हाई इनकम लोग जो है उनकी जो एपीसी है, एपीसी इज लो. वाई एपीसी इज लो, जिसकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए है, वो 10,000 में से कितना कंजम्पशन करेगा, 1,000. लेकिन जो लो इनकम ग्रुप है उसकी सैलरी कम है, मान लीजिए 1,000 रुपए. अब वो 1,000 रुपए में से अगर वो नॉर्मली ज्यादा खाएगा, राइट, 800 रुपए कंजम्पशन करेगा. सो यहां पे आप देख सकते हैं हाई इनकम ग्रुप हैज लो एपीसी, यानी कि औसतम वो अपने कंजम्पशन, अपने आय का कम पोर्शन कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है. और लो इनकम ग्रुप में जहां पे लोग जो रिसेंटली अभी अभी एंट्री किया, जॉब में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर जो मान लीजिए रिटायर हो चुके हैं, वही लो इनकम ग्रुप से हैं. अब औसतम उनकी देखा जाए तो उनके पूरे के पूरे इनकम का बहुत हाई पोर्शन वो कंजम्पशन करते हैं. अब देखिए यहां पे हो गया ना, लो एपीसी और हाई एपीसी. तो जब एपीसी बढ़ता है या घटता है तो एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी. ये है पॉइंट इसका पूरा. तो इसीलिए फ्रीडमैन का जो पॉइंट है, इन्होंने दोनों चीजों को जोड़ दिया था, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, और इनके हिसाब से ये डेटा बिल्कुल सही था. फाइनली इन्होंने कुछ ऐसा कर्व बनाया था, ये भी आप देख लीजिए. ये है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि इट इज सी इज इक्वल टू 0.72 वाई एल प्लस 0.6 डब्ल्यू. और ये वाला जो है दैट इज सी इज इक्वल टू स्मॉल सी वाई पी, राइट. इसका जो स्लोप है दैट इज 0.7
9 और इसका जो स्लोप है दैट इज 0.72। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। आशा करता हूं ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसको नहीं समझ में आया तो 2-3 बार इस रिकॉर्डिंग को जरूर देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। राइट क्योंकि जो मैंने आपको अभी पिछले 2 से 3 मिनट या 4-5 मिनट में बताया, इट इज वर्थ रीडिंग द एंटायर पेपर ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन। सो यहां पे अगर देखते हैं तो हाई इनकम ग्रुप आर सेवर्स सिंस द करंट इनकम इंक्लूड्स अ पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम, डेफिनेटली यस, और इसी वजह से इनका लो एपीसी होता है। हायर इनकम हाउसहोल्ड और सेवर्स सिंस द करंट, नहीं, करंट इनकम में अगर नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट रहेगा तो और घट जाएगा, तो उनका नेगेटिव ट्रांजिटरी नहीं होता। लो इनकम का लो इनकम होता है और उनका लो एपीसी होता है, हाई इनकम का लो एपीसी होता है। बस यही पॉइंट है, इसको सिर्फ घुमा के रखा है इन्होंने। एनीवे द आंसर इज ए। राइट नेक्स्ट, which of the following statement is true? तो net investment is more stable than the gross investment, then the replacement investment is stable. Okay, ठीक है। So IG is equal to IN plus IR, इसका मतलब है gross investment is equal to net investment is equal to रिप्लेसमेंट लेवल। सो ये मतलब है डेप्रिसिएशन, ये मतलब है ग्रॉस, और ये मतलब है इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। सो जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो ये है। राइट ओके, इसका फिगर देखिए एक बार, आप यहां पे देख सकते हैं, ये फिगर है, ये मैंने ब्रांसॉन के बुक से लिया है। आप ब्रांसॉन के बुक में ये है। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर आई आर, ये वाला जो है दिस इज योर डेप्रिसिएशन। राइट, ये वाला जो है दिस इज योर नेट इन्वेस्टमेंट, ये वाला जो है दिस कर्व इज आई जी, दैट इज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दिस इज ग्रॉस। सो आप यहां पे देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज बेसिकली द डेप्रिसिएशन डिफरेंस। राइट, तो आईजी और एंड आईआरएन के बीच में जो फर्क है दैट इज बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। सो जब डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट, सो आईजी एंड आईएन में फ्लक्चुएशन कम होगा। आई रिपीट माय पॉइंट, व्हेन डेप्रिसिएशन इज स्टेबल, इसका मतलब है आईजी इज और डेप्रिसिएशन इज फिक्स्ड, लेट मी राइट इट लाइक दिस, इट फिक्स्ड, देन आईजी इज स्टेबल। राइट, नहीं तो इसको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसको सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर ग्राफ समझ नहीं आए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, IG इज इक्वल टू आई एन प्लस आई आर। राइट, अब IG में चेंज कब कब आ सकता है, जब n बढ़ेगा या r बढ़ेगा। अगर r सेम रहता है तो IG कम से बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। So which of the following is true? Net investment is more stable than the gross investment when the replacement level is constant. So ये कह रहे हैं कि net investment जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से जब रिप्लेसमेंट लेवल कांस्टेंट रहेगा, जो कि गलत है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आउटपुट पर डिपेंड करता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट, नेट इन्वेस्टमेंट, और वाई पे, लास्ट ईयर के वाई पे डिपेंड करेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज मोर स्टेबल देन द नेट इन्वेस्टमेंट व्हेन रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट ओवर टाइम। दिस इज करेक्ट, बिकॉज आईजी जो है वो स्टेबल रहेगा अगर आई आर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आई एन अगर ऊपर नीचे जाता है तो उसी को फॉलो करेगा। ये बिल्कुल वैसा वाला पोर्शन है जैसे टीसी का है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। सो टीएफसी कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ जाता है, तो इसलिए टीवीसी जब बढ़ेगा तो टीसी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। दैट इज व्हाट द एंटायर पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन हियर। राइट, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंटरी अप्रोच, this was given by Baumol, right? Cash balance approach was given by Cambridge or neoclassical or Marshallian, Pigou, Robertson, Keynes. Portfolio optimization approach was given by James Tobin. तो ये कुछ गड़बड़ कर दिया इन्होंने लगता है यहाँ पे, तो ये टॉबिन होना चाहिए। राइट, तो दिस शुड बी दिस। एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, बेसिकली रीस्टेटमेंट जो है, रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दैट वाज गिवन बाय मिल्टन फ्रीडमैन। सो इस क्वेश्चन में बहुत सारा गड़बड़ कर दिया इन्होंने। तो हिंदी वर्जन देखते हैं, जेम्स कोहेन लिखा हुआ है, तो जेम्स कोहेन नहीं है भाई, ये टॉबिन है। इन्होंने दिया था पोर्टफोलियो अप्रोच, राइट, रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल वाला। तो इसमें तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, तो पहला वाला जाएगा तीसरा, दूसरा वाला जाएगा चौथा, तो तीसरा चौथा, दिस इज द पॉइंट, देन द पोर्टफोलियो विल बी सेकंड, राइट, एंड द फर्स्ट इट विल बी यस। तो ये होना चाहिए, एक बार मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केन्स इंडिविजुअल ईदर होल्ड कैश और बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। केन्स ने कहा था दैट मनी डिमांड इज स्टेबल एंड मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन
प्लस प्रिकॉशन प्लस मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन। तो या तो लोग जो है वो बॉन्ड में पैसा रखेंगे या फिर कैश में रखेंगे। अगर बॉन्ड में पैसा रखना है तो उनको कैश कम करना पड़ेगा और बॉन्ड की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कि 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 8, अगर आपको ये बढ़ाना है 9 करना है तो इसको कम करना पड़ेगा, बिकॉज 10 इज कांस्टेंट। Because why this is constant? Because money supply is constant. Because money supply is given by RBI. So thus on the left hand side you have money supply by P. That is a real balance. तो ये constant है। अगर आपको कैश ज्यादा चाहिए तो आपको ये कम करना पड़ेगा। That is like 7 plus 3. तो इसलिए इधर वो बॉन्ड में रखेंगे कैश या ऑल बॉन्ड्स या ऑल कैश। यही चीज को केन्स नहीं पकड़ पाए थे कि ऐसा भी हो सकता है, रिस्क प्लंजर, रिस्क डाइवर्सिफायर, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, राइट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज एसोसिएटेड विद द अनसर्टेनिटी। सो डेफिनेटली यस, इट इज द केस दैट इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव विद द इंटरेस्ट रेट। सो देयर माइट बी अ सिचुएशन, राइट? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट मी जस्ट चेक इट आउट कि ये इसकी वजह से हो रहा है क्या? स्पेकुलेटिव इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी, because according to him the speculative demand for money is associated with uncertainty. Why there is an uncertainty? अगर अनसर्टेनिटी होगा तो फिर वो पैसा होल्ड में क्यों रखेगा? दिस इज इनकरेक्ट, आई सपोज। नो, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज एसोसिएटेड विद अनसर्टेनिटी। ये गलत हो जाएगा। नो, इट इज अबाउट with the associated with the interest rate, because speculation demand for money जो है that is a function of interest rate. So ये interest rate होगा, uncertainty नहीं है। uncertainty किसने बोला था? It was basically Tobins. टॉबिन ने बात किया था जहां पे रिस्क एवर्स और रिस्क एवर्टर की बात की थी। तो ये वाला पॉइंट हो गया गलत, ये हो गया सही। सो आई विल गो विद ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। सो दिस शुड बी द आंसर। अनसर्टेनिटी का जो पॉइंट था दैट वाज गिवन बाय टॉबिन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। और ये इसी पॉइंट पे टॉबिन ने केन्स को क्रिटिसाइज किया था कि आपने बोला कि इंसान जो है सिर्फ कैश या बॉन्ड पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के पास 60% कैश हो और 40% बॉन्ड हो या वाइस वर्सा, राइट? तो दिस इज द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द गोल्डन रूल? गोल्डन रूल के दो पॉइंट्स हैं। ये सोलो मॉडल का एक्सटेंशन है। सबसे पहले ये याद रखिएगा, सोलो मॉडल ने हमें वो सेविंग रेट दिया है जिस सेविंग रेट से अगर हम सेविंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, सोलो मॉडल ने हमें वो सेविंग रेट दिया है जिस सेविंग से अगर हम जिस रेट से अगर हम सेविंग करेंगे और अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा कैपिटल जो है वो स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल में पहुंच जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट। नाउ इसके आगे का हम जब जाते हैं तो गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है? दिस वाज एडमंड फेल्प्स। उन्होंने कहा कि सोलो मॉडल में हमने सेविंग की तो बात की, लेकिन उस सेविंग के बराबर में, उस सेविंग के करस्पॉन्डिंगली ऐसा कौन सा कंजम्पशन होगा जो स्टेडी स्टेट में जा रहा है? यानी कि सोलो ने बोला कि किस सेविंग रेट से, यानी कि स्मॉल एस से, यानी कि एमपीएस से हम अगर सेविंग करें तो हम स्टेडी स्टेट यानी कि इन्वेस्टमेंट करें तो उससे हम के स्टार में पहुंच जाएंगे। के स्टार का मतलब दैट इज इक्वल टू 0, जहां पे ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज 0। सो ये सेविंग तो हो गया, लेकिन इस सेविंग के साथ साथ हमारा कंजम्पशन कौन सा होगा? ऐसा तो नहीं है कि आज की डेट में उस सेविंग को पाने के लिए हमने अपना कंजम्पशन कम कर दिया हो। अगर हमने कंजम्पशन कम कर दिया हो तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो मैल नरिश होंगे, उनके पास सही कंजम्पशन नहीं होगा, वो सही डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे जो हम अपने लिए बुरा करते हैं और दूसरों के लिए भी हम वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये बाइबल की लैंग्वेज है, गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन का। तो इसका मतलब यही है कि वो क्या ऑप्टिमम मैक्सिमाइज कंजम्पशन फंक्शन होगा। तो बेसिकली इसका पॉइंट ये है, मैक्सिमाइज कीजिए सी को, राइट? सी का मतलब है y माइनस आई, जहां पे मैं ये सब शॉर्ट में लिख रहा हूं बिकॉज इसका मतलब है c अपॉन एल, दैट इज y अपॉन एल एंड i अपॉन एल। सो वो क्या कंजम्पशन फंक्शन होगा जो कि हमें स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे लेके जाए, जहां पे के स्टार भी मैक्सिमम स्टेडी हो रहा होगा और कंजम्पशन भी। और इसका फाइनली जो इसका इक्वेशन बनता है दैट इज बेसिकली, लेट मी रिकॉल इट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको एक बार यस, तो इट इज सी, नहीं एक सेकेंड, y इज इक्वल टू इट इज c प्लस आई, राइट? और अगर हम इसको डबल साइड में कर दें, लेट मी जस्ट डिराइव इट, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इट इज y इज इक्वल टू स्मॉल c प्लस आई,
और c इज इक्वल टू y माइनस आई। तो इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k एंड दिस इज x ऑफ फंक्शन ऑफ k दैट इज i, राइट। तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द k इज इक्वल टू 0, राइट। फाइनली इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो होगा MPK इज इक्वल टू n प्लस डेप्रिसिएशन। सो दिस इज f डैश k। तो ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन जिस रफ्तार में कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू लेबर ग्रोथ। ये क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। और ये क्या है? डेप्रिसिएशन। सो अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ लेबर प्लस डेप्रिसिएशन हो जाए तो वो वाला करस्पॉन्डिंग कंजम्पशन हमें मैक्सिमम पॉइंट देगा। दिस इज द पॉइंट। Marginal productivity of capital is equal to the rate of the growth of population. So this is the equilibrium condition. और ये सोलो का ही एक्सटेंशन है, राइट। इसीलिए आप देखें यहां पे कैपिटल पर पर्सन कर रखा है। कैपिटल पर पर्सन का मतलब है दोनों साइड में डिवाइड बाय लेबर करना पड़ेगा ताकि आपका ये पर कैपिटा आ जाए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर पर्टिकुलर हाई वैल्यूज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन एमपीसी की वैल्यू इज बिटवीन 1 से लेके 0 के बीच में है और एक्सीलरेटर कोफिशिएंट दैट इज बीटा वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, राइट, कैन बी ग्रेटर देन 0 आल्सो। सो एक्सप्लोसिव एंड नॉन ऑसिलिटी हो सकता है, ये बेसिकली सैमुअलसन ने कहा था, राइट। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जिनको नहीं पता, दिस इज द पॉइंट, प्लीज रिमेंबर दिस। यहां पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रखा है मैंने। अल्फा की वैल्यू, अल्फा का मतलब है एमपीसी एंड बीटा का मतलब है कोरिलेशन acceleration coefficient, right, that is capital output ratio, capital output ratio. So alpha is equal to 0.8, beta is equal to 4. ये हाई वैल्यूज है, ये सारे के सारे हाई वैल्यूज हैं। तो इसके लिए एक्सप्लोटिव नॉन ऑक्सीलेशन होगा। जैसे कि कलर मैच कर लीजिएगा, हरे से हरा मैच कीजिए, येलो से येलो मैच कीजिए, ब्लू से स्काई ब्लू से ये, और ये डार्क ब्लू से ये, और ये इसके साथ ये क्वेश्चन बहुत जगह पे आया है, चाहे वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उड़ीसा हो, या महाराष्ट्र हो, यूजीसी नेट हो, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको थोड़ा ध्यान से करना। ये एक्चुअली में पूरा का पूरा एक साथ एक जगह पे मिलना बहुत मुश्किल है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड अर्लियर आल्सो, और इसके लिए आप लेट मी जस्ट टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप इसको एज अ होमवर्क, प्लीज टेक इट एज अ होमवर्क, राइट। आप लोग इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कौन सा सही है। अब थोड़ा सा मैं आपको डिकोड कर देता हूं। आईएस कर्व स्टीपर, राइट। स्टीपर का मतलब यहां पे देखिए, स्टीपर आईएस कर्व का मतलब क्या है? जहां पे लोअर वैल्यू ऑफ केंशियन मल्टीप्लायर, केंशियन मल्टीप्लायर का मतलब है लो मल्टीप्लायर। तो यहां पे देखो क्या ये सही जा रहा है, आपको फॉल्स ढूंढना है। आईएस कर्व स्टीपर, आईएस कर्व स्टीपर, द लोअर द वैल्यू ऑफ द केंशियन मल्टीप्लायर, यानी कि लो बी एंड सॉरी लो स्मॉल के मल्टीप्लाई रख देते हैं इसको, एंड द लोअर इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी कि लो बी। देखो क्या आता है, लो मल्टीप्लायर एंड लो बी स्टीपर आईएस कर्व, ये सही है, दिस इज करेक्ट। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्राउडिंग आउट इज इफेक्टिव, क्राउडिंग आउट का मतलब क्या हुआ, दैट इज पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वाई नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है क्राउडिंग आउट इज इफेक्टिव व्हेन द मनी डिमांड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, जैसे मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट का मनी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस बेसिकली मींस दैट द मनी डिमांड इज वर्टिकल, यानी कि एलएम कर्व इज वर्टिकल, यानी कि इंटरेस्ट कंपोनेंट ही नहीं है। तो ये हो गया एलएम कर्व, राइट। एंड इन्वेस्टमेंट इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक। इन्वेस्टमेंट अगर परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है तो इसका मतलब है कि आई इज फ्लैट, राइट, आईएस इज फ्लैट। तो ये अगर पॉइंट आ जाता है यहां पे, तो क्राउडिंग आउट अगर इस जगह पे होगा, सो अगर आप यहां पे आईएस कर्व को बढ़ाते हैं तो देखिए क्या हुआ, पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वाई इज नॉट चेंजिंग, राइट। सो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस तरीके से यू कैन डू दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो अगर इसके बाद भी इसमें कोई डाउट आता है। जिनको डाउट आएगा, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। आई एक्चुअली नॉट गेटिंग व्हाट इज दैट ऑल। नॉट था सर लास्ट क्वेश्चन में, नॉट कहां पे था, कहां पे था नॉट, विच पॉइंट? Which one of the following is not a correct interpretation of golden rule? हाँ, तो इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है ना, वेयर इज द डेप्रिसिएशन?
नॉट अगर है तभी तो बोल रहा हूं इसमें डेप्रिसिएशन कहां है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है एमपीके इज इक्वल टू एन प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा मुझे इसमें अंदर, तभी तो इसको आंसर को टिक किया है। इज द पॉइंट क्लियर नेहा शर्मा, इज द क्वेश्चन क्लियर या अभी भी डाउट है इसमें? वी डोंट हैव डेप्रिसिएशन देयर, एमपीके इज इक्वल टू एन प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नहीं है। ओके, एनी मोर कंफ्यूजन ऑन दिस? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, I think I have given this answer. Any more doubt on this? Okay, question number 17, this is something that I have given you for the home task. I think you can do this. मैंने पहले दो ऑप्शन बता दिए हैं, आप इसको थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। Anyway, अगर if you want we can do it now also. तो this is also correct because यहाँ पे crowding out is effective when the money demand is perfectly elastic. तो LM कर्व ऐसा रहेगा और IS कर्व ऐसा रहेगा। The fiscal policy is least effective. अब देखिए फिस्कल पॉलिसी लीस्ट इफेक्टिव कब है एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव। तो लीस्ट इफेक्टिव देखिए यहां पे, इफेक्टिव इफेक्टिव लीस्ट इफेक्टिव क्या क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज लीस्ट इफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी इज इफेक्टिव, राइट? कब? जब हायर द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ द मनी डिमांड। हायर इंटरेस्ट सेंसिटिविटी का मतलब है दैट वी हैव हाई एच एंड द लोअर इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी कि लो बी। अब देखो कहां पे होगा ये लो, हाई एच का मतलब क्या है, हाई एच का मतलब है दैट इज, पहले हाई एच का मतलब देखिए इट इज फ्लैटर एलएम कर्व। सो हाई एच का मतलब है वी हैव अ फ्लैटर एलएम कर्व लाइक दिस, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द हायर द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ द मनी डिमांड एंड द लोअर द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी। लोअर का मतलब है लोअर इन्वेस्टमेंट बी, राइट, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी, तो लो बी। सो लो बी का मतलब है हाई आईएस, स्टीपर आईएस। अब देखो, अब यहां पे अगर मैंने फिस्कल पॉलिसी किया तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है इन आईएस को ऐसे शिफ्ट किया, आईएस 1 हो गया, यहां पे मेरा इनकम कितने से बढ़ रहा है, राइट? अगर मैं यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करूं, सपोज ये मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो किया, राइट, और जस्ट लेट मी हटा देता हूं इसको मैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, विद द सेम मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको सेम मैग्नीट्यूड से भी हिलाता हूं, जैसे इसको हिलाया, तो अगर इसको भी करूंगा तो देखिए क्या आ रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना सा y बढ़ रहा है। सो दिस y इज बेसिकली बिकॉज ऑफ मल्टी मॉनेटरी पॉलिसी, और दिस y इतना बड़ा पूरा का पूरा ये वाला, दिस इज बिकॉज ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सो ये तो हो गया गलत, फिस्कल पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव व्हेन IS कर्व इज स्टीपर एंड LM कर्व इज फ्लैटर। तो ये हो गया गलत। थोड़ा ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, अगर हो सके तो आप स्केल से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट यहां पे था कि IS कर्व इज स्टीपर बिकॉज यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट इज द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ द मनी डिमांड इज लो, मनी डिमांड इज लो, दैट इन्वेस्टमेंट डिमांड इज लो, इसका मतलब हुआ लो बी। ये बी क्या होता है जिनको ये नहीं पता, आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई, ये है स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट या स्लोप ऑफ IS कर्व में बी आएगा, राइट? ओके, एनी मोर डाउट ऑन दिस? आगे चलूं, जिनको नहीं समझ में आए यू रीड दिस क्वेश्चन अगेन, जितना मैंने बताया उसके हिसाब से चलिए, काफी है। अच्छा, ये पीगू वाला लास्ट जो पॉइंट है, दिस इज करेक्ट बिकॉज पीगू ने केन्स को चैलेंज किया था। केन्स ने जो पॉइंट बताया था कि जब वेजेस फॉल होंगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, पीगू ने उसको ठीक किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इफ इट इज द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो फॉल्स, तो रियल वेल्थ पे फर्क पड़ेगा, रियल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, और इसकी वजह से वो रिस्टोर कर जाएगा। सो लिक्विडिटी ट्रैप अगर है पीगू के हिसाब से, लिक्विडिटी ट्रैप में भी हमें फिस्कल पॉलिसी की जरूरत नहीं है। द सिस्टम इटसेल्फ इज पोटेंट इनफ टू मूव आउट ऑफ इट बिकॉज उससे एस कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड को इंफ्यूज किया जाएगा। ये था इसका पॉइंट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव, आई थिंक, ओके, हाँ, ओके, मुझे दोबारा से लगा कि वही क्वेश्चन आ गया। द फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव इन द ओपन इकोनॉमी देन इन क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है। सो अगर हम ओपन क्लोज्ड इकोनॉमी में जाते हैं, सो इन क्लोज्ड इकोनॉमी वी डोंट हैव एक्स एंड एम, सो इसका मतलब है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस सी 1 माइनस टी, राइट? इज इट क्लियर? तो ये वाला आपका
नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, एक सेकंड को, क्लोज्ड में माइनस का साइन आएगा ना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1/(1 - c 1 - t), राइट। तो ये है क्लोज का। अगर हम ओपन इकोनॉमी में जाते हैं तो ओपन इकोनॉमी में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू 1/(1 - c 1 - t प्लस m। तो देखो नीचे m आ गया है, तो फिस्कल पॉलिसी इज लेस इफेक्टिव इन द ओपन इकोनॉमी देन इन द क्लोज इकोनॉमी। तो क्या लगता है यहाँ पे m बड़ा है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में वी हैव m, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो डेल्टा वाई विल बी लेस इन ओपन इकोनॉमी कंपेयर टू डेल्टा वाई इन क्लोज इकोनॉमी, बिकॉज क्लोज इकोनॉमी में 1 - c 1 - t है। अगर ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आते, आप यहाँ पे एक नंबर ले लीजिए, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए c इज इक्वल टू 0.5 एंड t इज इक्वल टू 0.5। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, 1/(1 - 0.5 1 - 0.5), तो इसका आंसर कितना आया ये निकाल देना। और दूसरी बार में आप क्या करना, c इज इक्वल टू 0.5 एंड t इज इक्वल टू 0.5 एंड m इज इक्वल टू 0.5 कर लीजिए। अब देखना आंसर क्या आता है। तो ये 1 - 0.5 1 - 0.5 प्लस 0.5, तो ये पूरा करके देखना, ये वाला कम आएगा बिकॉज नीचे 0.5 है। सो दिस इज करेक्ट, इट इज लेस इफेक्टिव इन द ओपन इकोनॉमी। आशा करता हूं ये वाला समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे ये समझाया आपको, राइट। ओके, yes, this is correct, because the value of the multiplier in an open economy is less than, is value of the, एक सेकंड, value of the multiplier in an open economy is less than that of the closed economy। हाँ, तो ये तो सही है, that is what the point is, fiscal policy is less effective in an open economy because the value of the multiplier in an open economy is less than that of the closed economy। ये सही है, so I think it should be A only। both A and R are correct and R is a correct explanation, because यहाँ पे आप देख सकते हैं, if I just try to do this 1/0.5 0.5 plus 0.5, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा, सही है, right। this is what, this is A, it should be A। embodied technological change is based on Cobb-Douglas production function। embodied और disembodied का मतलब क्या होता है? disembodied का मतलब है जो कि नहीं दिखता, that is intangible, intangible, बट इसका मतलब है कि उससे आप सेम मशीन से या सेम लेबर इनपुट से आप ज्यादा आउटपुट बना सकते हो, या कम लेबर इनपुट से या कम कैपिटल इनपुट से आप उतना ही आउटपुट बना सकते हो। डिसएम्बॉडेड दिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल स्कूटी की सर्विसिंग, स्कूटी सर्विसिंग, दिस इज डिसएम्बॉडेड, आप देख नहीं सकते लेकिन माइलेज पे फर्क पड़ जाता है। और वहीं पे अगर हम एम्बॉडेड की बात करें, एम्बॉडेड का मतलब है टेंजिबल, जो दिख सकता है, नया स्कूटी खरीदना या स्कूटी में नया बूस्टर लगा देना या कुछ और कर लेना जिससे स्कूटी जो है वो और अच्छी हो जाए। तो एम्बॉडेड का मतलब है टेक्नोलॉजी जो दिखता है, और डिसएम्बॉडेड का मतलब है स्कूटी सर्विसिंग जो कि नहीं दिखता। इट इज बेसिकली इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हम लोग एम्बॉडेड को लेते हैं, बिकॉज एम्बॉडेड में क्या है, ए फैक्टर जो है वो चेंज होता है, तो इसलिए वो एम्बॉडेड में दिखेगा, इट इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाएगा। A technical change is neutral if at the constant rate of profit, constant rate of profit का मतलब है Harrod, constant rate of profit का मतलब है Harrod, constant K by L ratio अगर है तो वो होगा Hicks, right। I repeat this point, जिनको समझ नहीं आया दोबारा समझ सुन लीजिए। अगर Harrod का केस है तो कांस्टेंट प्रॉफिट होगा, दैट इज कांस्टेंट प्रॉफिट में यू हैव Harrod का न्यूट्रलिटी, और हिक्स के केस में इट इज अबाउट द कांस्टेंट के बाय एल रेशियो, वहां पे आपका हिक्स न्यूट्रलिटी आता है, राइट। सो दिस इज व्हाट हिक्स फॉर कांस्टेंट के बाय एल रेशियो एंड Harrod फॉर कांस्टेंट प्रॉफिट रेशियो, राइट। ऑल फाइन, यस, ओके, दिस इज Harrod, आंसर इज Harrod फॉर दिस क्वेश्चन। Next, endogenous growth model have been developed by, I think all of them, सभी का नाम तो है यहाँ पे, राइट। सोलो नहीं थे एंडोजीनियस में, सोलो वाज एक्सोजीनियस। सो एरो, रोमर, लुकस, बैरो, मेंकी, ये सब के सब हैं इसके साथ। सोलो वाज एक्सोजीनियस, राइट। तो इट इज 1 2 3, रॉबर्ट, एरो, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, Calder's growth model is based on the following assumptions. Output consists of the wages and profit only. Y is equal to, this minute, Y is equal to W plus P, right, यही था।
जस्ट गिव मी लेट मी रिकॉल इट. नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट. ये कैल्डर में भी था, रॉबिन्सन में भी था, राइट. तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू वेजेस प्लस प्रॉफिट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज इंडिपेंडेंट, इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो दैट इज कैप डेल्टा आई बाय वाई, राइट. आई बाय वाई, आई बाय वाई इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Okay, just a minute. We have this part, right? Kt is equal to alpha dash yt minus 1 plus beta dash pt minus 1 upon kt minus 1, right? और यहाँ पे था it is yt minus 1 और दूसरा वाला था it is equal to kt minus 1. तो एक पॉइंट तो ये था, राइट. तो MPC, MPS and MPC are constant. MPC and MPS are constant. कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें. This is fine. ये तो independent है. Is an independent variable. That is P by K. This is fine. Output consistent ये भी सही था. There is a less than full employment. There is not less than full employment. Neoclassical model था तो इसमें full employment होगा. So ये गलत है. MPS and MPC is constant. No, 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 no. It is not constant. अगर हम यहाँ पे बात करें that is ST is equal to alpha, ST is equal to alpha PT, alpha PT plus beta YT minus PT. So ये हो गया wage, right? ये हो गया PT. So alpha, that is the MPS out of PT, MPS out of profit, MPS out of profit, right? And beta is the MPS out of wages, right? ये हो गया. So alpha is greater than beta and that is greater than 1, that is greater than 0. ये point पूरा था इसके अंदर. So ये नहीं है because it is not constant, right? It can change. These are the two that make sense. I will go with 1 and 2. ये तो सीधा डायरेक्ट एजम्पशन से है. इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये वाला है इन्वेस्टमेंट आउटपुट रेशियो, राइट. सो इट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एमपीएस एंड एमपीसी आर नॉट कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी आउट ऑफ प्रॉफिट इज अल्फा, जो कि बीटा से बड़ा है. बीटा क्या है? द मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ आउट ऑफ वेजेस. सो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. तो ये गलत हो गया. नियो क्लासिकल मॉडल के करीब आप कह सकते हैं. So this is something we can go for. Calder, you can think of Cambridge also. So it is not the less than full employment तो नहीं था, right? To the best of my knowledge, I can say there was full employment था उस टाइम पे because तभी G बढ़ेगा, right? Yes, it is based on the Keynesian concept of full employment. So I will go with the full employment. Yes, short run है लेकिन full employment में है. So just check it out. I think मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए 1 and 2. That should be the answer. Okay, next, innovation in one field. I think no comments on this part. टेक्निकल हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, थैंक यू सिद्धार्थ. टेक्निकल वो वाला मैं निकालता हूँ, एक सेकंड रुको. दैट इज जस्ट मिनट, लेट मी राइट दैट ऑल्सो. मुझे याद आ गया. सो दैट इज yt minus yt minus 1 minus yt upon yt is equal to alpha double dash, that is coefficient of technological progress, और beta double dash, that is it upon kt. ये वाला है investment output ratio. This is what the point. It is a independent variable, right? Thank you सिद्धार्थ. So yes, ये दोनों तो सही है, ये बिल्कुल गलत है, right? Okay, गुड क्वेश्चन. आज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बहुत अलग है. इनोवेशन इन वन फील्ड रेयरली इंड्यूसेस इनोवेशन इन द रिलेटेड फील्ड्स. ये तो गलत है. इनोवेशन इन वन फील्ड, राइट. इनोवेशन इन वन फील्ड जैसे इसका मतलब तो क्या हुआ? पहले तो ये सोचते हैं इनोवेशन इन वन फील्ड इज नहीं. अगर एक फील्ड में इनोवेशन होता है, सपोज अगर जैसे अभी रिसेंटली इस तरह के कुछ ईयरफोन्स आने शुरू हुए हैं, दैट इज बेसिकली वायरलेस ईयरफोन्स, राइट. सो अगर इस तरह के वायरलेस ईयरफोन्स आते हैं तो इस तरीके का डब्बा भी आएगा,
राइट। सो इनोवेशन इन वन फील्ड रियरली इंड्यूसेस इनोवेशन इन द रिलेटेड फील्ड, ये गलत हो गया। इसकी तरह से डब्बा आएगा, इसी तरीके सा बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसी के एसेसरीज टाइप का है। अब जो नए फोन्स आ रहे हैं उनके हिसाब से 3.5 जैक आता है, पुराना वाला देखिए सैमसंग वाला कहीं जैक लगता ही नहीं है। तो अगर एक फील्ड में इनोवेशन होता है तो उसी से रिलेटेड फील्ड में भी इनोवेशन होगा। वंस एन इनोवेशन बिकम्स प्रॉफिटेबल एंड, ये बिल्कुल डेफिनेटली शुमपीटर का यही कहना है। सो दिस इज करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। सो आई विल गो विद ए इज इनकरेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। सो ए इज करेक्ट, नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट। Okay, next question. Arrange the concept of the endogenous model. एंडोजीनियस मॉडल का कैसे कैसे होगा, राइट, यही क्वेश्चन है इसका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लर्निंग बाय वॉचिंग सबसे पहले होगा, राइट। लर्निंग बाय वॉचिंग, दिस इज नहीं, लर्निंग बाय डूइंग है। तो दिस इज नंबर वन, लर्निंग बाय डूइंग। देन यू हैव लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग, लर्निंग बाय वॉचिंग, डूइंग के बाद वॉचिंग, उसके बाद यू हैव दिस एज लर्निंग बाय इन्वेस्टिंग, एंड उसके बाद प्रोडक्शन रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज बाय रिसर्च। तो इट इज डूइंग, वॉचिंग, आई, और उसके बाद प्रोडक्शन। सो इट इज DWIP, राइट, इसको याद रखिएगा। दिस इज व्हाट द सीक्वेंस दैट दे हैव गिवन। सो इट इज, पहला कौन सा है, 1 2 4 3 1, 2 4 3 1, दैट इज D इज द आंसर। इंक्रीजिंग outlay on education leads to rapid इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो स्कूल्स एंड अदर्स ने बोला था, इनका ये अभी है नहीं सिलेबस में, तो इसको आप भूल सकते हैं। स्प्रेड इफेक्ट इज बेसिकली, स्प्रेड इफेक्ट, गुनर मिडाल। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, ये देखो, ये सीपी बैकलर आ गया जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। एंड विडो कर्स इज बेसिकली कैल्डर, राइट। सो दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग। हैव आई डन इट करेक्टली, एक बार देख लेते हैं। इट इज 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, राइट। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत आपको लगे तो मुझे जरूर बताना कि सर ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। सो इट इज 3 4 1 2, आई थिंक दिस शुड बी डी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटलिस्ट रूल्स द गेम, ये कार्ल मार्क्स कहां है, उनके साथ जोड़ दीजिए, राइट, और कुछ नहीं करना है इसमें। एम्बॉडेड टेक्निकल चेंज इज बेसिकली रॉबर्ट सोलो, कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन उन्होंने काम किया था। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी, जॉन रॉबिन्सन एंड नहीं, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। कैपिटलिस्ट रूल्स द गेम, कैन इट बी रॉबिन्सन ऑल्सो, रॉबिन्सन का भी काम था ये। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी कार्ल मार्क्स हो सकता है, तो यहाँ पे देयर माइट बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। हाँ, ये इंडस्ट्रियल आर्मी कार्ल मार्क्स के साथ ज्यादा जा सकता है। कैपिटलिस्ट रूल द गेम, दैट इज जॉन रॉबिन्सन। बिकॉज व्हाई इट इज कैपिटलिस्ट रूल द गेम, बिकॉज जॉन रॉबिन्सन के मॉडल के हिसाब से all profits are being made नहीं, all investment are made by capitalist। कोई वर्कर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, all savings are done by capitalist, no worker is saving, worker is consuming everything that they have। तो सारी की सारी जो पूरे इकोनॉमी में जो सेविंग है, पूरी इन्वेस्टमेंट है, वो जॉन रॉबिन्सन के मॉडल के हिसाब से कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। सो कैपिटलिस्ट आर द हीरो देयर, इसलिए कैपिटलिस्ट रूल्स द गेम, इसका मतलब है जॉन रॉबिन्सन। और इन्हीं की प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है जब पर कैपिटल लेबर की वैल्यू कम होती है, राइट। तो ये है, रिजर्व आर्मी चला गया कार्ल मार्क्स के साथ। एम्बॉडेड टेक्निकल चेंज जो है वो रॉबर्ट सोलो, राइट। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इट इज 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3, ये वाला होना चाहिए, डी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिपेंडेंस ऑफ एलडीसीज ऑन डेवलप कंट्री इज द मेन कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। देखो, ये जो है क्वेश्चन हमेशा आपके टेम्परामेंट चेक करने के लिए आते हैं, राइट। इसमें मतलब खुंदक मत निकाल देना कि हाँ अंग्रेजों की वजह से हम रह गए, नहीं। उनको गए 70 साल 75 साल हो रहे हैं, तो अभी इट इज नॉट अबाउट कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उनकी वजह से, इट इज वन ऑफ द मेन कॉज नहीं है, इट इज वन ऑफ द कॉज। यू कैन सिंपल से कि हाँ एक कारण है ये, राइट। नॉट मेन कॉज नहीं बोल सकते आप,
राइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश है, श्रीलंका वाज वन ऑफ देम, जिसने जो कि डेवलप कंट्री में चला गया था, बहुत अच्छा डेवलप किया। अगर आप सारे के सारे उसके इंडेक्सेस देखते हैं, अभी रिसेंट को छोड़ दीजिए, लेकिन वैसे तो ही इट हैज डेवलप, राइट। तो इट इज नॉट द राइट पार्ट, राइट, तो ये गलत होगा बोलना, तो दिस इज इनकरेक्ट। This is because of the historical evolution of the highly unequal international capitalist system of rich and poor. No, अगर ऐसा है तो ईस्ट एशियन क्राइसिस क्यों हुआ? ईस्ट एशियन क्राइसिस में देयर वाज अ डबल डिजिट फिगर, सो वो भी तो कॉलोनाइजेशन में थे पहले, तो ऐसा तो गलत हो गया ये, तो बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, राइट। सो ये हमेशा टेम्परमेंट चेक करने के लिए आता है कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, मन में कुछ भी हो लिखना वहां पे कि इनकरेक्ट है। वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट, अच्छा ठीक है, ये पब्लिक फाइनेंस शुरू हो गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस मैनर, वैगनर्स के हिसाब से ये ऐसे जाता है, राइट। और पिकॉक वाइजमैन के हिसाब से ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाता है, तो सिर्फ वैगनर ने क्या किया, इसके साथ ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे कर दिया, राइट। सो देयर इज अ इनहेरेंट टेंडेंसी, ये भी नहीं, राइट, आई थिंक is relevant. There is an inherent tendency for the activities of the government to increase both intensively and extensively. Right. This is what the point. ये यहाँ पे does not है, तो does not नहीं होगा तो आंसर वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे इससे बेटर ऑप्शन यहाँ पे ये है कि inherent tendency है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो गवर्नमेंट को भी अपने ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है टू मेंटेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस, जैसे कि वॉर, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह वगैरह। सो इस तरह की वजह से गवर्नमेंट का भी डिमांड एक्टिविटीज का होता है, तो दिस इज द इनहेरेंट टेंडेंसी फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द शेयर ऑफ टैक्स बॉन्ड। तो अकीफा, इफ यू आर देयर जस्ट वेव इट। हेलो, सो अगर आप हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, द शेयर ऑफ टैक्स बॉन्ड बाय द सेलर विल बी लार्ज। तो यहां पे हमने हमेशा पढ़ा है देश जी सेब जी, तो डिमांड अगर इलास्टिक है, सेलर ज्यादा बियर करेगा टैक्स को, और अगर सप्लाई इलास्टिक है तो बायर जो है वो ग्रेटर करेगा। ठीक इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, अगर डिमांड सॉरी अगर सप्लाई इन इलास्टिक है तो सेलर ग्रेटर, और ठीक इसका उल्टा क्या होगा, अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो बायर ग्रेटर करेगा। तो बस यही पॉइंट है यहाँ पे, द शेयर ऑफ टैक्स बर्न विल बाय द सेलर, सेलर ज्यादा बर्न करेगा, कब होगा, जब डिमांड इलास्टिक होगा। ढूंढो इसको, इफ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज लेस इलास्टिक, नहीं। इफ द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक, बिल्कुल नहीं। द डिमांड फॉर प्रोडक्ट हैज अ ग्रेटर इलास्टिसिटी, बिल्कुल यही आंसर है, ग्रेटर इलास्टिसिटी मतलब डिमांड इलास्टिक। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। आई होप अकीफा अगर ये समझ में आ गया होगा आपको। स्टिल एनी डाउट, आई कैन टेक इट अप नाउ, इफ यू हैव प्लीज लेट मी नो। एनी मोर डाउट ऑन दिस? I wonder Akifa is there or not. I think she is not there. Anyway, moving to the next question, the last question for the day, and then we will continue the remaining questions tomorrow. Right. Okay. The non-plan revenue expenditure of central government on revenue accounts includes, so interest payment, ये आज सुबह मैंने क्वेश्चन किया था तो इसलिए मुझे सही से याद है, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, ग्रांट्स इन लोन, ये सारा का सारा नॉन प्लान हो सकता है। नाउ आई हैव अ वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस। इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, इट कैन बी प्लान्ड ऑल्सो, इट कैन बी नॉन प्लान्ड ऑल्सो। द सेम वर्जन ऑफ माई स्टेटमेंट्स जो कि मैंने सुबह दिया था। प्लान्ड जो है वो इसलिए हो सकता है, जो पुराना हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है, पुराना जो लोन चल रहा है उस पे जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट दिया है वो हमारा प्लान्ड है, लेकिन जो नया लोन हमने इस टाइम पे लिया है, हमें नहीं पता कि साल के शुरुआत में 1/4/2022 में हमें नहीं पता होगा कि इस साल के दौरान हमें और लोन लेना है या नहीं लेना है। तो नहीं लेना है, पता नहीं है, तो इसलिए यू विल बी नॉट प्लानिंग इट, बट बीच में जाके कुछ ऐसा हो जाए कि हमें लेना पड़े, तो यू डोंट नो अबाउट इट। तो इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, ग्रांट एंड पेमेंट ये नॉन प्लान में जाता है। लोन्स टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट इज बेसिकली आई कैन से कि ये प्लान में चला जाएगा, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी मोर डाउट ऑन दिस? ओके,
फाइन, सो लेट मी जस्ट चेक इट आउट, फाइनल इसको निकाल देते हैं, दिस इज बी, दैट इज करेक्ट। आई हैव अदर क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन आज अभी लगता है मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। आई थॉट ऑफ डूइंग इट टिल 35th। अच्छा, ये वाला जिनको प्रॉब्लम है सर्विस टैक्स देख लीजिएगा, ये मैंने ऑलरेडी टैक्स क्रोनोलॉजी में बता दिया है आप सभी को, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। राइट, पर्सनल इनकम टैक्स 1961, एक्सपेंडिचर टैक्स 56, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2005, सर्विस टैक्स 1984, इस तरह से मैच कर लीजिएगा इसको। राइट, वी विल मीटिंग टुमारो। ये उस सेशन, उस आज जो सुबह दिया मैंने सेशन में नोट्स में, उसमें ये सारा कुछ है कि कैपिटल गेन टैक्स, एनुअल टैक्स, पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स, गिफ्ट टैक्स। सो विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस टुमारो एट 11 o'clock, 9 o'clock टुमारो। आई थॉट कि ये सब मैं कर लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके आगे इजी रहेंगे, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, आज के जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये थोड़े से एक्सप्लेनेटरी वाले ज्यादा थे, माइक्रो एंड मैक्रो सब मिला के थे। सो वी विल मीट टुमारो। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हैविंग द लिंक्स, द लिंक इज ऑलरेडी पिंग एट द चैट, वहां पे आप निकाल सकते हैं। 11 बजे कल सुबह मिलेंगे, मैराथन होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कल। बी रेडी, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। राइट, सो इस सेशन में मैंने आपको आंसर कीज दे दी है, और ग्रोथ डेवलपमेंट का आंसर भी मैं कल शाम के 9 बजे के सेशन में आपको यूट्यूब पे दूंगा। राइट, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं जो समझ नहीं आए, या कुछ और इश्यूज हैं, कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, पसंद आया, पसंद नहीं आया, वगैरह वगैरह, जो भी आपका कमेंट है, आप एनोनिमसली, आप चाहे नहीं चाहते कि आपका नाम मुझे समझ में आए या पता चले, आप जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहें तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। मेरे टेलीग्राम चैनल हर एक स्लाइड में होता है, इट इज, आप सिर्फ टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अमित अंडरस्कोर इग्नो माइंड्स, इट इज इग्नो माइंड्स, ऐसे माइंड जो हमेशा इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप सर्च करें एंड यू कैन टॉक टू मी एनोनिमसली कि सर ऐसा ऐसा है, आपके पढ़ाने के स्टाइल में ये चेंज कीजिए, वो चेंज कीजिए, वगैरह वगैरह, वट एवर यूर फीडबैक इज, बी डू लेट मी नो। बट चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलना। राइट, कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।